आज का सेशन में हम लोग ये देखेंगे, बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे एक्सेल की। पहले एक्सेल की फाइल कैसे बनाई जाती है, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे जो बड़े कॉमन फंक्शंस हैं, सम, राउंड अप, राउंड डाउन, इंटीरियर्स, इसी तरीके से स्टैटिकल फंक्शंस होते हैं कुछ, वो देखेंगे। एवरेज, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल रैंक। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जब जाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि थोड़ी सी एडवांस चीजें हो जाएंगी। डेट रिलेटेड फंक्शन, फ्लैश फिल, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन। ये कुछ एडवांस चीजें हैं जो हम लोग इसमें करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर हम लोग पहले एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों के सामने। मेरा नाम शाह आलम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। मैं लास्ट 10 ईयर से इसी चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, टैली, एक्सेल। और यहाँ से पहले मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ, जैसे FRI, UDD डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत सारी इंडस्ट्री में प्रोवाइड करता हूँ। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करता हूँ तो मैंने MBA फाइनेंस प्लस LLB किया है। एंड मेरी एक्सपर्टाइजेशन एक्सेल में है। मैं एमओएस सर्टिफाइड हूँ। एमओएस सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट का जो एग्जाम होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, वो स्पेशलाइजेशन मैंने की है। ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में था। मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप अपने बारे में मुझे बता दें, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैं सुबह असिस्टेंट कमिश्नर दिलीप कुमार थैंक यू सो मच सर। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सेल की फाइल को क्रिएट करने से, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो देखिएगा सर, इंपॉर्टेंट है बहुत। आप इस पे पहले एक्सेल की फाइल को ओपन करने के तरीके देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे। फाइल को ओपन करने के एक्सेल के 3 तरीके हैं। एक, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एक पॉप अप मेन्यू आएगा, इसमें आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके पास एक्सेल की फाइल आएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। देन आप उसके बाद इस एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। एक और तरीका है, आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जा सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए, एक्सेल आपको दिख जाएगा बाहर, इसी पे क्लिक करिए और एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे और एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। एक और तरीका है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक की दबा सकते हैं, विंडो के साथ विंडो आर, विंडो के साथ आर दबाएंगे तो रन कमांड रन करती है। विंडो आर, विंडो की होती है, एंड आर दबाएंगे तो आपके पास एक कमांड बॉक्स आएगा। यहां पर आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल, और जैसे आप इसमें हिट करेंगे एंटर तो आपके पास एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है।
अब हमने 3 तरीके से एक्सेल की फाइल को क्रिएट करने के तरीके देखे, तीनों में डिफरेंस क्या नजर आया आप लोग? तीनों में कोई डिफरेंस है? कुछ ऐसा डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो? इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि है बहुत काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक बार फिर से करूं, फिर आप देखिएगा, आप बताइएगा फिर से ना, मैं एक बार फिर से करता हूं, आप लोग देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस है। हमने क्या किया, राइट क्लिक करा, उसके बाद न्यू एंट्री में गए एंड देन एक्सेल, ये एक्सेल पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने एक्सेल ओपन करा, ये फाइल ओपन हो गई। देखिए इसे हमने बंद करा। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने स्टार्ट मेन्यू में गया और एक्सेल पे क्लिक करा, तो एक्सेल की फाइल ओपन हो गई। एक और तरीका है, आप विंडो और दबाइए और एक्सेल पे एक्सेल टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, तो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अब बताइएगा। समय थोड़ा सा कम लग रहा है, कुछ और सर, मतलब ऐसा डिफरेंस जो इसका कोर हो। बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा सा और मैं चाह रहा था कि मेरे जो वर्ड्स है वो निकल जाए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हैं, जो उसी लेवल पे हम कर रहे हैं। इसमें कोर डिफरेंस है बहुत। देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा। किसी भी चीज का नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक डेटा नहीं जाना चाहिए। आपका डेटा बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब जहां पे आपने सेव किया आपको पता होना चाहिए। आप ये देखिएगा, मैंने क्या करा, जब मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी, जब यहाँ पे मैंने ऐसे करके किया, तो पहले फाइल हमारी क्या हुई है, सेव हो गई। ये सेव हो चुकी है फाइल। अब मैं इसे ओपन करूंगा, और जब मैं बैठ जाऊँ, ठीक है, तो मैं इसे ओपन करूंगा, तो ये ओपन हो गई। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूं, क्या ये फाइल अभी भी है, ये उड़ गई? अभी भी है। दूसरे तरीके में क्या था, मैंने विंडो आर दबाया, चाहे वैसे क्रिएट किया था, जैसे मैंने क्लिक करा ये फाइल ओपन हो गई। हम फाइल ओपन कर चुके हैं। अब ये फाइल मैंने कहीं सेव तो करी नहीं है। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये कहीं फाइल है नहीं, कहीं भी नहीं है सिस्टम में। तो इंपॉर्टेंट क्या, हमने काम कर लिया और बिना सेव करे उसे फाइल को क्लोज कर दिया, तो फाइल उड़ जाएगी। तो मेन मेरा कंसर्न होना चाहिए, जब भी हम फाइल क्रिएट करें, तो क्रिएट करने का बेस्ट वे क्या होता है, पहले उस जगह पे उसे सेव कर लीजिए जिस जगह पे आपको वो फाइल चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे मेरे को डेस्कटॉप पे चाहिए थी, तो मैंने वो फाइल वहां सेव कर ली, उसके बाद ओपन करी, क्योंकि अगर मैंने सेव नहीं भी करी तो भी फाइल वहीं पे मिलेगी मुझे जहां पे थी। ठीक है ना? फाइल ओपन करने के बाद अब इसमें कुछ चीजें हमें नजर आ रही है। सबसे पहले नजर आ रहा है दिस इज दी वर्कबुक। ये एक वर्कबुक है। उस वर्कबुक में नंबर ऑफ शीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे शीट्स हमें दिख रही है, ये शीट्स होती हैं। इसमें आप नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो शीट्स इंसर्ट होती जाएगी। देखिए प्लस पे क्लिक करा, शीट आ गई, एक और शीट आ गई, ऐसे करके। अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। आप ये चाहते हैं, इस शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं, आपने कहा इस शीट का नाम मुझे कुछ और रखना है, तो आप राइट क्लिक करिए, रीनेम पे जाइए, और यहां पे इस शीट का नाम दे दिया मैंने GSTR1। दूसरी शीट पे सर, उसके लिए सर ये है कि हम उसे यहां से कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे इसी शीट को मूव करवाना है, लेट्स से होता है कभी कभी क्या ऐसा होता है कि नंबर ऑफ शीट्स ऐड हो गई, अब ये शीट बहुत आगे पहुंच चुकी है, इससे भी आगे पहुंच गई, अब वो मेरे को शीट बार बार दिखती नहीं है, तो मेरे को चाहिए वो शीट
कहाँ आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में मूव करवाना है मुझे, शीट्स को मूव करवाना है इसी वर्कबुक में। मैं ये चाहता हूं ये वाली शीट नंबर 1 से पहले पहुंच जाए। तो आप इसे मूव कैसे करवा सकते हैं, राइट क्लिक करिए यहां पर, मूव एंड कॉपी, मूवर कॉपी। जैसे हम क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि इसे मैं जब मूव करूं तो बिफोर किस शीट से पहले कर दूं। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे वहीं पे पहुंच जाएगी वो। तो जैसे इस पे ऑलरेडी ठीक है और मुझे इस पे ओके कर देना है, तो ये पहुंच गया। जब मेल करना हो, मुझे एक ही शीट मेल करनी है, वैसे क्या उसको अलग ले जाकर मेल करेंगे, यहाँ कर सकते हैं? नहीं सर, अलग अलग। अलग ले जाना। अगर मैं इस शीट को यहां पर करना चाहता हूं, इस शीट में, इस शीट को मुझे अब इसकी एक कॉपी बनानी है। जैसे कि मैंने यहां पे बना लिया डेटा, ये डेटा मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस शीट की एक कॉपी बनानी है। इसमें जितना भी डेटा है वो मेरा बन चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं एक और कॉपी इसकी बन जाए। तो अब मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सभी डाटा को यहीं से आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, मूव और कॉपी, मूव और कॉपी पे क्लिक करा। इसके बाद अब मुझे वो कॉपी कहां चाहिए, किस शीट से पहले चाहिए, एट द एंड चाहिए या किसी पर्टिकुलर शीट से पहले चाहिए, वहीं पे टिक करेंगे। मैंने बोला मुझे शीट सभी सभी चीजों के सबसे लास्ट में, मूव टू द एंड, और यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे टिक कर देना है। बस इतना सा ऑप्शन अलग करना है उसमें, मूव से बदल करके ये हो जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी और ओके करेंगे, तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी जो कि आपकी लास्ट में पहुंच जाएगी। एक आपके पास है, एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद चले आगे। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज रिपीट करनी हो? नेक्स्ट पार्ट ये, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई शीट पे वर्क कर रहे होते हैं और उस शीट में वर्क करते हुए हमें ना ट्रैक करना है अपने आप को कि इस शीट पे मेरा वर्किंग हो चुकी है, इस शीट पे पेंडिंग है और इस चीज पे अभी डाउट्स है मुझे बहुत। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे इंडिकेटर इसमें अफेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इसमें हाईलाइट करके रख सकता हूँ। लेट्स एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरा जीएसटी 1 की जो शीट है, ये शीट पे मैं वर्किंग अभी कर रहा हूँ और इसको खत्म नहीं हुई, तो मैं इसे रेड कलर का टैप कलर दे देता हूँ। टैप कलर पे गया और रेड कलर का दे दिया, तो जब मैं शीट पे नहीं होऊंगा तो मुझे हमेशा दिखता रहेगा कि एक शीट है रेड कलर की, इसका मतलब इस शीट में मुझे वर्क अभी करना बाकी है। तो इस तरीके से आप टैप कलर दे सकते हैं। जिस शीट में आपने वर्क दे दिया तो उसको एक यूनिक नंबर कलर दे सकते हैं। जैसे ग्रीन टिक दे दिया तो अब ग्रीन दिखेगा इस तरीके से। तो ऐसे शीट्स पे कलर दे सकते हैं हम ये चाहते हैं कि ये जो शीट है, ये शीट किसी को दिखे नहीं। मेनली होता क्या है, जैसे कभी कोई डेटा आपके पास आया, एक्सपेयर ने दिया और उसमें कुछ शीट्स क्या हो सकती है, नहीं दिख रही। तो वो क्यों नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि उसने हाइड करके रखी है। हाइड कैसे करिए, राइट क्लिक करा होगा उसने और हाइड कर दिया होगा, ऐसे वो हाइड होगी। आपको वापस चाहिए तो किसी भी जगह पर राइट क्लिक करिए, अनहाइड पे जाइए। जितनी भी शीट्स हाइड हो रखी होंगी उन सभी शीटों के नाम यहां पर आ जाएंगे। जिस शीट को आपको अनहाइड करना है आप उस पर टिक करके ओके कर दीजिए, वो अनहाइड हो जाएगी। तो आप शीट हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं इसी जगह से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ टाइपिंग करने के बाद, देखते हैं। देखिए मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं ए बी सी डी ई एफ एच आई जे। अब मैं लिख चुका हूं, लिखने के बाद इसके नीचे भी मैंने कुछ लिख लिया। अभी लिखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कहीं गलती कर दी है। मुझे ये लगा कि एच की जगह जी आना चाहिए था। अब एच की जगह जी आना चाहिए था, तो अगर मैं इसे ठीक करने के लिए जाता हूं तो जी यहां पे लिखना होगा, एच यहां लिखना होगा, जे यहां पे लिखना होगा, पूरी रो ही पूरी पूरी बदलनी पड़ जाएगी मुझे। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस सेल से पहले मैं चाहता हूं एक सेल और इंसर्ट हो जाए। तो आप इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पे इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा एक कमांड। देखिए इंसर्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा इस सेल का क्या करूं मैं, इसको किस तरफ शिफ्ट कर दूं, तो डाउन की तरफ मूव कर दे या राइट की तरफ। तो मैं राइट ही चाहता हूं कि राइट की तरफ मूव कर जाए वो। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट सेल टू राइट और ओके कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो शिफ्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये तो एक ही सेल हुआ ना। अगर मान लीजिए पूरी रो ही मुझे चाहिए थी, पूरी रो चाहिए थी, तो अब पहले तो आप मुझे किसी को ये पता है कि एक शीट के अंदर कितनी रोज होती हैं, कितनी रोज होती होंगी, गैस कर दीजिए। बिलियंस।
बिलियंस में। ओके, अगर हमें चेक करना है, मैं बताता हूं कैसे चेक करेंगे। कंट्रोल के साथ राइट डाउन डाउन एरो कर दीजिए, राइट कंट्रोल के साथ डाउन एरो। 10,48,576, 10,48,576। ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल एंड अप एरो। ऐसी कितने कॉलम्स होते हैं? कंट्रोल के साथ राइट एरो, दिस इज दी 16,584। एक्सेप्ट लिख रहा है, बट लेकिन इतने होते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे पूरा कॉलम इंसर्ट करना है तो 10 लाख तक सेलेक्ट करना तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जी पे आपको क्लिक करना है, यहां पे नहीं, जी पे क्लिक करना है। जैसे जी पे क्लिक करेंगे पूरे नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक, राइट क्लिक ऑन दिस, देन इंसर्ट। जैसे भी इंसर्ट करेंगे इंसर्ट हो जाएगा पूरा। कोई चीज डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करना है और डिलीट। ठीक है ना सर? ठीक है, इतना हम लोग को हो गया। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और डिलीट करना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। तो ये हमारा तरीका होगा। इंसर्ट और डिलीट करने का। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप इसमें रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर रोज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो सेम तरीका, अगर रो इंसर्ट करना है तो यहां से, और कॉलम इंसर्ट करना है तो यहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अब की बार नहीं हुआ। ऐसा क्यों होगा कि अब की बार मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है? देखिएगा, मैंने यहां पर राइट क्लिक करा, सेम प्रोसेस अप्लाई करा, उसके बाद राइट क्लिक करा और इंसर्ट। अभी मैंने कुछ करा, ऐसी कुछ चीज करी है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा इंसर्ट। कॉलम चेंज कर देते कॉलम चेंज कर दिया था, जैसे कि नहीं, इसको हटा दे, इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब मैं इंसर्ट करता हूं। बस सर, बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में मैंने ना एंट्री लिख दी है, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं कुछ। तो इसका मतलब है कि एक्सेल में ऐड नहीं होती रोज या कॉलम, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग होता है। जो लास्ट वाला है वो शिफ्ट होता रहेगा। अगर इससे ज्यादा आपका डेटा है, इससे ज्यादा लाइन आइटम्स में जा रहा है, तो वो हमें कंपनी को कॉल करना होता है, वो हमारी कंपनी में हमारी शीट में इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इंसर्ट करने का। तो ये एरर आ सकता है कभी कभार एक्सेल पे वर्क करते हुए। इसके बाद हमने इंसर्ट करा इस पे। अब देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं, अब डेटा मेंटेन करते हुए आपको लगा कि ये डेटा बहुत बड़ा हो गया। होता है ना कि जैसे डेटा में यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखे हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ पर कुछ डेट लिखी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन है। हमारा डेटा में जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ इन कॉलम में हो रहा है, इन सेलों में हो रहा है। तो ये बार बार हमें दिखती है तो परेशान करती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये डिलीट भी ना हो, और ये मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हाइड करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे ये डेटा यहां से यहां तक हाइड करने हैं सारे सेल, तो आप इसे राइट क्लिक करिए इसी के ऊपर और हाइड कर दीजिए, तो वो डेटा पास आ जाएगा ना। अब आप डेटा फीड कर सकते हैं एक दूसरे के सामने। फ्रीज भी कर सकते हैं सर, वो थोड़ा सा आगे वाले सेशन में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस जिसको करना चाहते हैं, जैसे इसको करना चाहते हैं हाइड करा, इसे करना चाहते हैं हाइड किया, ये हाइड किया, रोज भी ऐसे हाइड हो जाएंगी। हाँ सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर हम हाइड करना अनहाइड करना चाहते हैं, हमें पता नहीं कि कौन कौन से हमने हाइड करें। अब एक तो तरीका ये है कि हम ए बी सी डी पढ़ते रहे और हमें लगा कि सी बीच में नहीं है, तो ए बी और डी को सेलेक्ट करा और राइट क्लिक करा, अनहाइड कर दिया। लेकिन ऐसे एक एक करके अगर 16,000 तक सर्च करना हो तो बड़ा तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे 10 लाख तक सर्च करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वन गो में सब अनहाइड करने हैं, सभी एक ही बारी में। तो आपको पूरी शीट, अगर ये पूरी शीट ऐसे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर कि आप क्या कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करिए,
इस बिंदु पे क्लिक करिए तो पूरी शीट सेलेक्ट होगी। किसी भी जगह पे यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, अनहाइड, सारे कॉलम अनहाइड हो गए। क्या कर दिया मैंने, हाइड कर दिया था, राइट क्लिक करके अनहाइड, ये सारे कॉलम अनहाइड हो गए। ऐसी किसी भी एक जगह पे जाइए यहाँ पर और अनहाइड कर दीजिए, जितनी भी रोज है वो सब अनहाइड हो जाएगी वन गो में, एक ही बार में सब अनहाइड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन सब के देखिए अभी क्या है, ये जितना भी चीजें आपको ये लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें प्रिंट आउट में नहीं आती। अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे क्या तो व्हाइट शीट पे आएगा पेपर, बट आपको लाइनें चाहिए, और लाइनें किसमें चाहिए, सिर्फ इसी डेटा पे लाइनें चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें बॉर्डर डाल सकते हैं। कैसे, आप इधर सेलेक्ट करिए ऐसे इतना एरिया, और फिर यहां पे जाने के बाद इसे क्या कर दीजिए, ऑल बॉर्डर्स। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये ऑल बॉर्डर्स हो जाएगा। बट क्या है, ये वाली लाइन तो मेरी क्या थी, मेरे पास हेडिंग थी, ये मेरी हेडिंग है, तो मैं इसे हेडिंग की तरह करना चाहता हूं। तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं कुछ भी आपको हेडिंग लिखनी है तो, ठीक है। और जो हेडिंग लिखेंगे आप सेंटर में लिखा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज हो जाए और टेक्स्ट जो लिखा है वो सेंटर में लिखा है। जी सर। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, हाइड कर दी सर, यही लेगा सर, यही लेगा, हाइड वाला नहीं लेगा। ठीक है सर, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, जी हाँ सर, वो वाला आपकी सिचुएशन है मेरे पास, वो मेरे पास शीट रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जो आपकी शीट है मैं दिखा भी देता हूँ, चलिए। ये वाली शीट होती है जिसमें आपके पास जो डेटा आता है वो सारे सेल मर्ज होते हैं। इस शीट को, जो आपकी शीट दिख रही है, इसे एक मिनट के अंदर कैसे अपने अकॉर्डिंगली करना है वो करना सिखाएंगे, बताएंगे उसको ना कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब कभी कभी देखिए सर होता क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप टाइप करा, अमित कुमार, अब ये कट गया सेल से। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ये कट गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी नंबर ऐसा करके, तो ये कट गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा दिस, ये लिखा दिस, ऐसे करके कटने लग जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है, इनकी विड्थ बढ़ानी होगी। विड्थ कैसे बढ़ानी है, ए और बी के बीच में जाना है, ये जब साइन बना आएगा तो आपको इसे पकड़ करके स्ट्रेच करना है। लेकिन तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक में टाइम लग रहा है और एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको स्ट्रेच करने की जरूरत भी नहीं है, इस पे जाना है और डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट कर देगा अपने आप। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ही बार में सब सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद किसी एक जगह पे जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, सबको ऑटो फिट कर देगा। कभी ऐसा होता है आपने कहा नहीं हमें ऑटो फिट नहीं करना था, इसकी पर्टिकुलर एक विड्थ देनी है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, तो यहां पर आता है कॉलम विड्थ। कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है, आपने बोला ये तो कॉलम की विड्थ 25 हो जाए, तो देखिए 25 होगी सबके लिए। आपने कहा कॉलम की विड्थ 15 हो जाए तो 15 हो जाएगी, देखिए सबकी इक्वल, अब इक्वल हो गई है, ठीक है ना। ऐसी रोज की हाइट होती है, आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो रो हाइट में जाकर के यहां पे लिख दिया 25, तो रो की हाइट ऐसे बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप इस पार्ट को भी कर पाएंगे। इतना ओके है, आगे बढ़े। एक और चीज होती है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कहा नहीं मुझे तो इतनी ही जगह में एडजस्ट करवाना है इसे, तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ा पेपर होता है तो उसे एनवलप में डालना है तो उसे रैप करके भेज डालते हैं उसमें, उसके शेप में कर देते हैं उसे। तो सेम चीज इसकी इसकी भी हम रैपिंग करेंगे।
तो रैपिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैप टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, रैप टेक्स्ट। जैसे रैप टेक्स्ट करेंगे तो इतनी ही जगह में वो अपना आप रैप हो जाएगा, तो जिससे कि बड़ा हमारी साइज ना हो जाए, वहीं से हम लोग यहाँ से इसे रैप कर सके। तो ये सारे ऑप्शन मैं ऊपर के बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए ये बड़ा, मैंने पेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब और करके इसको और बढ़ाते हैं। देखिए तो जब ये अमित कुमार लिखा हुआ है तो ये इसकी अलाइनमेंट करनी है। मैं अलाइनमेंट का मतलब कि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखा हुआ, तो इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर इसी की वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट साइड में, तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए ये वाला ऑप्शन है। लेट्स से मुझे यहाँ पर क्या रखना है, सेंटर में रखना है इसे, और सेंटर भी बिल्कुल सेंटर में लाना है। तो आप इस तरीके से ला सकते हैं, जैसे कि सबको सेलेक्ट किया आपने और यहाँ पर आपने क्या करा, पहले सेंटर पर क्लिक करा, फिर इस पर क्लिक कर दिया, तो ये सब सेंटर में आ गए। कैसा है, वर्टिकल अलाइनमेंट तो ये ऊपर वाला है और लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये है। ये हमारा पार्ट था थोड़ा सा एक्सेल के बारे में, एक्सेल की शीट के बारे में, एक्सेल के चीजों के बारे में। एक्सेल में ये वाला जो ये जो होता है, ये होता है सेल। ये सेल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कॉलम और एक रो। इसका नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या होगा, B3। B3 यहां पे लिखा हुआ है, तो इस नाम से हम इसे बुलाएंगे। इस सेल का नाम क्या है, A4। इस सेल का नाम क्या है, B4। इस सेल का, ये सेल कैसे मिलके बना, एक कॉलम और एक रो, दो चीजों से मिलके बना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है, वो है थोड़ी सी मैथमेटिकल फंक्शंस देखते हैं। देखिएगा एक मेरी शीट बनाई है। अभी हम लोग मैथ्स के फॉर्मूले नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें मतलब इसमें छोटे बेसिक फॉर्मूले नहीं सीख रहे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी चीज का, अगर हम किसी भी चीज में अटकते हैं इसलिए है कहीं ना कहीं उस चीज के कॉन्सेप्ट में का क्लियरिटी नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई गाड़ी चलाने के लिए बोलने लगा कि मुझे ड्राइविंग सिखा दो, तो मैं पहले कोशिश ये करूंगा कि उसके कॉन्सेप्ट, गाड़ी चलाने के जो कॉन्सेप्ट है उसे सिखाऊं, चाहे वो गाड़ी चलाने का सिखाने का पार्ट हो या नहीं हो। जैसे कि मैं उसे ये बताऊं कि ट्रैफिक लाइट क्या होती है, किस साइड रोड के किस तरफ चलाना है, ड्रिंक करके नहीं चलाना है। तो ये कुछ सिद्धांत है कि जब ड्राइविंग करा जाए तो इस तरीके से करा जाए। हालांकि ड्राइविंग सिखाने के कोई पार्ट नहीं है, तो क्लियरिटी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एक्सेल के जो फॉर्मूले लगते हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस मतलब क्या होता है वो देखते हैं। पहला होता है, इसमें चार तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये क्या होता है, देखिएगा मैंने एक सिचुएशन बनाई कि हमारे पास कुछ जीएसटी नंबर है, उनके कुछ अमाउंट है, जहां पर वो डिले कर गए, 20 दिन ये डिले कर गए, 20 दिन ये डिले करेंगे, 20 दिन ये डिले कर गए। अब हमें निकालना है कि उसके ऊपर लेट फाइन कितना लगेगा। मान लीजिए 50 रुपए पर डे लग रहा है, तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से कितना फाइन लगना चाहिए, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। और एक्सेल से बेहतर कैलकुलेटर कोई नहीं हो सकता, एक्सेल से बेहतर कैलकुलेटर हो ही नहीं सकता। तो हम कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। जब भी फॉर्मूला लगाना होगा तो इक्वल टू लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 50, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो यहां पर लिखा आ जाएगा 1000। ऐसे नीचे लगाएंगे, ऐसे इसके बाद नीचे। लेकिन ये तो बहुत हैक्टिक वर्क हो गया, हर जगह फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत सरदर्द हो गया। तो हम हमारा एक्सेल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी। स्पीड स्पीड में काम हो और एक्यूरेट होना चाहिए। तो मेनली हमारा कंसर्न क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि इसी जगह फॉर्मूला लगाऊं, बाकी सब जगह कॉपी पेस्ट कर दो तो सारा निकल जाए। तो कैसे होगा ये, देखिए अब की बार मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, सिर्फ ये बोलूंगा कि जो यहाँ पे लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा है, इस सेल का एड्रेस दे दिया मैंने C5, जो भी C5 में लिखा है दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई 50। और जैसे हम इसे एंटर करेंगे इट विल गेट द आंसर 1000 रुपीज। नाउ अब मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा या 1000 आएगा, फॉर्मूला आएगा। एक बार ट्राई करें, कंट्रोल V, बिल्कुल सही सही। जैसे मैं इसको खोल के दिखाता हूं तो देखो जीरो क्यों आया,
क्योंकि वहां पर ना मैंने इसका ना रिलेशन इसके साथ बनाया था। रिलेशन क्या बनाया था, मैंने बोला था इसके जो इमीडिएटली लेफ्ट साइड में है उसको मल्टीप्लाई कर देना 20 से। वही फॉर्मूला उसने यहाँ पे कॉपी करा, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव्स बना दिए मैंने उसको। इस सेल का रिलेटिव्स कौन है, ये। इस सेल का रिलेटिव्स कौन है, ये। यही चीज मुझे नीचे भी करनी है, यही चीज तो मुझे नीचे भी करनी है। तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट। मेरे को यहां पर हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो। तो पेस्ट करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना सर, ये ऑब्जेक्ट मेरा पूरा हो गया, जो मुझे लगाना था वो लग गया। लेकिन इसने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में क्यों याद करूं, कुछ और शॉर्टकट बता दीजिए। देखिए कैसे, जी बिल्कुल। जो ये माउस होता है ना, माउस, इस माउस के ना 3 लुक नजर आते हैं। एक अभी कैसा नजर आ रहा है, डॉक्टर जैसा। डॉक्टर का साइन ये जो होता है, ये किस लिए होता है, अगर किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं, ये कब बना हुआ आएगा, जब हम सेल के बीच में होंगे, कहीं लाइनों के ऊपर नहीं होंगे, तो ये बना हुआ आएगा। और इसे मैं बोलूंगा जब सेलेक्ट करने के लिए, तो इस साइन से सेलेक्ट करना है। जैसे इन्हें मैंने बोल दिया बोल्ड करना है, तो बोल्ड करना है, ऐसे कर देंगे। एक और होता है, जब इसको यहां पे लेके जाएंगे, इसका मतलब होता है कॉपी पेस्ट। इसे बोलते हैं ड्रैग करना। ड्रैग करने का मतलब जो ऊपर लिखी हुई चीज है वही नीचे लिखी हुई आ जाए, कॉपी पेस्ट। प्लस का मतलब ऐड। तो जब हम इसे ऐड ऐसे पकड़ेंगे, अभी देखिए जब ऐसा बना हुआ आएगा साइन, और कब बना आएगा, जब ये कोने में पकड़े और इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए, काम आसान हो गया। ठीक है ना सर, क्लियर। एक और होता है इसका साइन, ये ऑप्शन क्या होता है, ये बताएंगे कोई, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है कट पेस्ट। मान लीजिए ये फॉर्मूला मुझे यहां से हटाना है और कहीं और लगाना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसे पकड़ेंगे इसे, और पकड़ के यहां पे छोड़ दीजिए। आपने वहां छोड़ दिया, फॉर्मूला यहां लग गया। दिस इज कट पेस्ट। तो जब ये बनाएगा तो हमें ये अप्लाई नहीं करना। जब ये बनाएगा प्लस, इसका मतलब अब कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और इंटरेस्ट रेट तो निकाल ही लेंगे, 18% अगर इंटरेस्ट निकालना है, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर 18% इंटरेस्ट निकालना है, 20 दिन डिले हो गया, तो अब मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, आप बताइए मुझे। इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाना तो मैंडेटरी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, सेल के नाम के थ्रू बताइएगा प्लीज। कौन सा, 50,000, बिल्कुल। ये क्या चीज, जी, दिस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें 18% निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, दिस मल्टीप्लाई बाय 18% डिवाइड बाय 365, ऐसे भी कर सकते हैं। यही करेंगे हम, है ना, क्योंकि एक दिन का हमने निकाला, उसके बाद फिर हमने 20 डेज का निकाल दिया, और इसके बाद इसे एंटर कर देना है। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं वैसे लिख देना बस में, जैसे लिखा जाता है, जैसे कैलकुलेटर में हम करेंगे वैसे हमें यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद इसे ड्रैग कर देना है। अब इससे फायदा ये है कि आपने एक बार फॉर्मूले स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पे डालनी है फिगर, जीएसटी नंबर बदलने हैं पार्टीज के, अमाउंट बदलनी है, और ये बदलना है। जैसे आपने डाला 60 डेज, तो उस हिसाब से अपना आप कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। एक बार स्टैंडर्ड बना देना है, यूटिलिटी बना देनी है, उसके बाद फिर वो उसी में काम करता रहेगा। जी सर, जी मिल, इज इक्वल टू लगाएंगे, देन अमाउंट दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 20 डेज डिले हुआ है, मल्टीप्लाई 18% डिवाइड बाय 365 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, और एंटर करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे निकाल करके, और इसे ड्रैग कर देंगे, एक जगह पे लिख जाए, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। नेक्स्ट पढ़े आगे। नेक्स्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप फॉर्मुलेस बताऊंगा ना, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे ना एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगेगा।
या यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी आपके पास जो अभी सुनने के लिए मिलेगी, नहीं नहीं, फिर आपको बार बार वो रिपीट करनी होगी हम लोग को। देखिएगा नेक्स्ट, आपकी बार मैंने कहा कि नहीं मेरे को ना टाइप नहीं करना, मैं जैसे वहां पे 18% कर रहा था ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मुझे जीएसटी अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट 18%, और हो सकता है कभी 12% लग रहा हो, तो मैंने यहाँ पे फिगर लिखी कि मुझे इंटरेस्ट लगाना है। आपकी बार मैंने फिर सेम फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू इफ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, और मैं टाइप नहीं करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि 18% यहां लिखा हुआ है ना, इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूं और डिवाइड बाय कितने से कर देता हूं 365। बात तो एक ही है, मैंने क्या करा, इस सेल मल्टीप्लाई हो जाए 20 दिन का मल्टीप्लाई, 20 दिन मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, 18% डिवाइड बाय 365, एक दिन का परसेंटेज आ गया मल्टीप्लाई बाय 20 डेज का परसेंट, मल्टीप्लाई करके जो आया वैल्यू उससे मैंने ये मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा क्या आया, ये हमारा आ जाएगा 20 डेज का। अब मैंने इसे एंटर कर दिया, अब मैं इसे ड्रैग करता हूं, इसे मैं ड्रैग करता हूं, तो ये आंसर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला होगा ये, ऐसे क्या बचा होगी कि निकला नहीं होगा, बताइए। इस कॉलम दिखाया गया ना, वाला कॉलम नहीं दिखाया गया, फार्मूला अलग अलग हो गया। फार्मूला अलग हो गया, ये कॉलम यहाँ से सारे कॉलम दिख रहा है इसके वाले में। ये नीचे वाला हो गया होगा। हाँ। ठीक, और कोई बताइए, इसलिए और को कुछ चीज, फॉर्मूला हमने लगाया, पहले तो निकल गया था ड्रैग करने पर, ठीक है ना, एक सर का एक आंसर आया, एक और आंसर, एक दो आंसर और, किस वजह से नहीं आएगा, मैं एक बार फिर से लगा रहा हूं, देखिए फिर से बताइएगा। अगर ऊपर वाला केस समझ में आ गया है तो नीचे वाला का समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लग रहा है। दिस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 365 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मैं जैसे इसे ड्रैग करूंगा तो ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये निकला नहीं। क्या वजह है, हम ये देखते हैं इसी फॉर्मूले में खोल के, इसे खोलते हैं जरा, देखें जरा क्यों नहीं निकला। और बिल्कुल जैसा सर ने कहा था बिल्कुल करें, क्योंकि फॉर्मूले का रेफरेंस बदल गया, रेफरेंस बदल गया, वो एक सेल नीचे, ये नीचे शिफ्ट हुआ, जब ये नीचे शिफ्ट हुए हैं तो ये भी तो नीचे शिफ्ट होंगे। जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो मैंने इसका रिलेशन बताया था ना, इसके बगल वाले दो और इसके नीचे से इतने में इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरीके से जब ये शिफ्ट हुआ है तो ये भी तो शिफ्ट होगा, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस था। इसी तरीके से अगर नीचे वाले में देखेंगे तो वो और नीचे शिफ्ट हो गया, हो चुका होगा, ठीक है ना। अब मेरा कंसर्न क्या है, मेरा तो ऑब्जेक्ट ये है कि ये जगह अपनी नहीं छोड़ना चाहिए, ये 18% वाली जगह अपनी नहीं छोड़े, ये 18% वाली जगह वैसे ही रहे जैसे। हाँ, तो अब मुझे इसे क्या करना है, फ्रीज करना है। क्या करना है, मैं इस जगह को फ्रीज करना चाहता हूं, इस सेल को फ्रीज करना चाहता हूं, इसकी जगह क्या एब्सोल्यूट है। तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू लगाएंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 365। अब की बार मुझे क्या करना है, देखिए मुझे B18 जो B18 सेल है, ये वाला सेल, इस सेल को क्या करना है, फ्रीज, कि अपनी जगह छिड़े नहीं, अपनी जगह से नहीं मूव करे। तो इसे फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F4, लैपटॉप से चलाएंगे तो FN के साथ F4, FN की होती है जो उसके साथ F4 दबाएंगे हम। जैसे हम F4 दबाएंगे तो देखिए डॉलर का साइन आ जाएगा, 18 से पहले डॉलर का साइन और B से पहले डॉलर, क्योंकि ये किस चीज से मिलकर बनता है, B कॉलम 18 से, तो मुझे B कॉलम और 18 रो दोनों फ्रीज करनी है ना, तो डॉलर का साइन क्या करता है, फ्रीज करता है। अगर F4 भूल जाते हैं तो आप मैनुअली डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं उस चीज के आगे जो हमारे कीबोर्ड में होता है, डिवाइड बाय 365। अब देखिए जैसे मैंने इसे ब्रैकेट करके अब लिखा और इसके बाद से ड्रैग करा, तो देखिए अब ये चल जाएगा, चल गया, बिल्कुल चल गया, ये देखिए चल गया, बिल्कुल चल गया, ठीक है। अब अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। तो जिस चीज को भी फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, अभी हम आगे जब केसेस करेंगे तो उसमें फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे फ्रीज करने का तरीका क्या होगा वो बताना था सिर्फ F4, और क्यों करना होगा वो भी बता दिया, इसलिए हम लोग करेंगे। फिर से कर रहा हूं एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल मल्टीप्लाई बाय
दिस। अब मैं चाहता हूं ये अपनी जगह से मूव नहीं करे B18, तो B18 के आगे जब कर्सर होगा तब आपको F4 दबाना है और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 365 कर दीजिए जो हमें करना था और एंटर कर दीजिए। जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे अभी अपने आप से वर्क करेंगे। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कोशिश ये करें इसको याद करवाने के लिए जितना भी मैं अभी अभी बता रहे हैं, इसके बाद जब हम टी ब्रेक के बाद आएंगे तब वो करेंगे अपना। मैंने आपके लिए असाइनमेंट्स बनाए। असाइनमेंट्स क्या मतलब जो मैंने करवा रहा हूँ यहाँ पर वो आपको दिए जाएगा और आप वहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये देखने से तो आने वाला है। और 3 दिन तक तो मेरी जिम्मेदारी है, 3 दिन तक तो मैं याद करवा दूंगा, इस बात की श्योरिटी मेरे को है। सर इस वाले केस में तो आप आपकी बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, इस वाले केस में जरूरत नहीं है। बट क्या है, मेरा कंसर्न यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये होता है जीएसटी अमाउंट, क्या होता है जीएसटी अमाउंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे अभी क्या होता है फॉर्मूले में हमें यहाँ पे चेंज करना होगा हमेशा, है ना, यहाँ पे चेंज करना होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं मान 5% लिखूंगा तो 5% के हिसाब से लगेगा। अगर मैं 12% लिखूंगा तो 12% के हिसाब से लगेगा। क्यों? मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, एक यूटिलिटी बना ली कि इस सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया। अब ये हो सकता है इंटरेस्ट अमाउंट ना होकर के जीएसटी अमाउंट हो सकता था, जीएसटी रेट हो सकते थे, तो उस केस के लिए आएगा। बट ये केस बताना जरूरी था, इस सिचुएशन को समझना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए था कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्यों होता है और कब लगेगा वो बताना। अभी जब हम आगे वाले केस में देखेंगे ना, वहां पर हमें महसूस होगा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की जरूरत कहाँ होती है। एक दो केसेस में आपके साथ शेयर करूंगा, है ना, वहां पे रिलेटिव्स काम ही नहीं करेगा, वहां पे आपको एब्सोल्यूट ही देना पड़ेगा, वहां पे सेल्फ फ्रीज ही करना पड़ेगा। हाँ फिर रिलेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 18 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे कुछ लिख दिया और मैं चाहता हूँ शिफ्ट होता रहे, तो फिर मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस वर्क करूंगा, मैं एब्सोल्यूट पे वर्क नहीं करूंगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब हम मेरा एक फॉर्मूला में यहाँ पे लगा रहा हूँ और सेम फॉर्मूला में इस जगह पे भी लगाऊंगा और उन सभी जगहों पे कोई एक सेल या दो सेल कॉमन है, वो अपनी जगह पे मूव नहीं करे, उस जगह के लिए मैं फिक्स करूँ। अब एक और चीज है, अब ये तो थोड़ा सा और मुझे कराएगा, देखते हैं सर। ठीक, यहाँ पर अभी हम लोगों ने मैथ्स के फॉर्मूले भी स्टार्ट नहीं करे, मतलब जो क्लास हमारी एक्चुअल स्टार्ट होने वाले वो स्टार्ट नहीं करी है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे घूम रहे हैं एक्सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी का भी कहीं पे भी डाउट हो सर प्लीज रोक करके बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे 3 आइटम है, आइटम नंबर 1 2 3। मुझे ये देखना है कि अगर ये वाले अमाउंट, इस अमाउंट का मुझे 18% निकालना है तो कितना आएगा, 12 कितना आएगा, 5% कितना आएगा। ऐसे इस आइटम का 18 12 5 ऐसे करके मैंने स्केल बना दी। तो निकालने का तरीका तो बड़ा सिंपल, तो ये है कि हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, यही तो करेंगे, तो सिंपल तरीका है। अब मैं इसे एंटर कर देता हूं। अगर मैं इसे, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेल में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं कई बार फॉर्मूले ना लगाऊं, बार बार मैनुअली फॉर्मूले नहीं लगाए, एक जगह फॉर्मूला लगा दिया, अब इसे ड्रैग कर दो तब निकल के आ जाए। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं अब मैं इसे ऐसे ड्रैग करूं और इस तरीके से ड्रैग करें तो ये निकल के आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये इसे मैं जब ड्रैग करूंगा तो सही आंसर आएगा, ऐसे करके नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सेल मूव कर रहा है नीचे, देखिएगा, है ना, कर रहा है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? एक बार फिर से फॉर्मूला लगाता हूं, आप बताइएगा कौन सा सेल फ्रीज करना चाहिए, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, 18% वाला फ्रीज करना चाहिए। तो मुझे F4 दबा देना चाहिए, D25 उस सेल का नाम है, D25, तो उसे फ्रीज कर देना चाहिए। F4 दबाया, अब मैं इसे ड्रैग कर दूं तो वर्क करेगा, बिल्कुल 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 वर्क कर रहा है, करेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं इसे ऐसे में ड्रैग करूं तो वर्क करेगा? नहीं करेगा। अब की बार दिक्कत क्या हो गई है कि ये तो फिक्स हो गया और ये अपनी जगह से मूव कर रहा है, तो यहां तो हम समस्या में अटक गए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, एक ही बारी में निकल जाए? देखिए कैसे निकालेंगे। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, जब जब मैं इस तरीके से ड्रैग करूं तो ये बी, देखिए हमेशा क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये इज इक्वल टू दिस दिस। अब B26 को रीड करते हैं। जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेक करूंगा तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, B27 मल्टीप्लाई बाय दिस। जब यहाँ पे लगेगा तो B28 B29, तो इसका मतलब है 26 रो तो चेंज हो रही है, रो चेंज होनी चाहिए, लेकिन जब मैं इसे ऐसे में ड्रैग करूं तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, B26 ही लगना चाहिए, मतलब बी की जगह ये ना हो जाए। इसका मतलब है इसमें कॉमन क्या है, बी, और सी जो है वेरिएबल है, 26 जो है वेरिएबल है, चेंज होना चाहिए। इसका मतलब मुझे फिक्स किसे करना है, बी को तो फिक्स करना है, तो इसका मतलब डॉलर का साइन किसके सामने आना चाहिए, सिर्फ बी पे। तो F4 दबाते रहिए जब तक बी से पहले डॉलर ना आ जाए। बी फिक्स हो गया। अब मल्टीप्लाई करा हमने, और इसके बाद हमने क्या लिया, दिस। अब इसमें मैंने क्या पूछा, इसने इस वाले सेल में क्या है, जब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो क्या लगेगा सर, B6 मल्टीप्लाई बाय E25, ये लगना चाहिए। इसका मतलब डी तो चेंज होना चाहिए, डी चेंज होना चाहिए, यहाँ पे लगेगा तो क्या लगेगा S25। लेकिन जब ऐसे में ट्रैक करूंगा तो हमेशा B27 मल्टीप्लाई किससे होगा, 25। 25 जो रो है वो कॉमन, इसका मतलब ये रो चेंज नहीं होनी चाहिए, D26 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो B26 मल्टीप्लाई बाय D25 ही होना चाहिए, D26 नहीं होना चाहिए इस तरह। तो इसका मतलब इसे क्या फ्रीज करना है, हमें सिर्फ रो को फ्रीज करना है 25, राइट। इस सिचुएशन का बताने का सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्ट है कि खाली रो और खाली कॉलम, इसे भी फिक्स करा जा सकता है, सिर्फ इतना बताने का। सिचुएशन समझना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस इस इसको समझना जरूरी था। F4 की कमांड से हम सिर्फ रो और कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, और किस केस में होगा, इस तरीके के केसेस में आ सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है ना। तो आप जैसे इसे ड्रैग करेंगे, अब देखिए हर जगह मैं ड्रैग कर दूंगा, एक ही बार लगाया फॉर्मूला, सब जगह ड्रैग करा, अपने आप से लग गया। इसे बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस, जहां पर रो या कॉलम फ्रीज करी जा रही है, पूरा सेल फ्रीज नहीं करा जा रहा। थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर उसके बाद टी ब्रेक में मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, उसी को मैं फिर रिपीट भी करूंगा टी ब्रेक के बाद। देखिए अब हमारे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे कुछ स्टेट्स हैं, उनकी रेवेन्यू है जीएसटी की 2017, 2018, 19, 20, 21, 22। मुझे टोटल रेवेन्यू करनी है कि जेएनके की टोटल रेवेन्यू कितनी है, तो मुझे क्या करना होगा, सबको सम करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, अगर देखिए एक तरीका तो ये है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हमें करना क्या है, सम। तो फॉर्मूला भी क्या लिखना है, सम। एस लिखना है, एस से जितने भी फॉर्मूले हैं वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। यू लिखना है, एस यू से और करीब आ गए हम सम के। अगर हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना और सम नजर आ जाए तो इस पे हम टिक करेंगे, डबल क्लिक। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, पूछा है नंबर 1 नंबर 2, एक एक करके नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें पूरी रेंज यहां से यहां तक सेलेक्ट कर देनी है, पूरी रेंज सेलेक्ट कर देनी है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर करना है, ये फॉर्मूला है और उसके बाद इसे ड्रैग कर देना है। ये सब ड्रैग करने में थोड़ा टाइम नहीं लगता, कहीं बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कुछ और तरीका आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। बस आपको यहाँ पे ना इस पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, बस इसमें नहीं करना है, नीचे तक हो जाए। इतना समझ में आ गया सर? एक और चीज बताता हूँ, एम राउंड। एम राउंड होता है मल्टीपल राउंड ऑफ। जैसे कि अभी क्या है, ये 473 लिखा है, मैं चाहता हूँ ये फिगर या तो 480 हो या 70 हो, 10 के मल्टीपल में हो। 10 के मल्टीपल में मुझे फिगर चाहिए या 5 के मल्टीपल में, जो भी नियरेस्ट हो। तो मैं नियरेस्ट मल्टीपल में राउंड ऑफ करना चाहता हूँ किसी भी फिगर को, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मल्टीपल राउंड ऑफ, एम राउंड। फॉर्मूला क्या लगेगा, एम राउंड। अब इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला देखिए लगाना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए नाम तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सम हमें पता ही है सम क्या होता है, तो हमें फॉर्मूला याद करना नहीं है। और फॉर्मूला जब खुल जाए ना, उसके बाद उसमें जो चीज पूछी जा रही है ना, वो उस पर ध्यान देना है। जो चीज अभी बोल्ड लेटर में नंबर, इसका मतलब वो चीज पूछा जा रहा है। नंबर क्या होगा, जिस चीज का राउंड अप करना है, वही तो नंबर पूछ रहा होगा। तो हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लेना चाहिए नंबर में, ये। तो मैंने ये नंबर सेलेक्ट कर दिया, देखिएगा। अब अगर मुझे आगे पहुंचना है तो इसको इसको एडिक्टिव करना पड़ेगा ना, एक्टिव से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, के बाद कॉमा लिखा। तो जब कॉमा लिखूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉमा लिखा। जैसे मैंने कॉमा लिखा, आपकी बार अब क्या एक्टिव हो चुका है, मल्टीपल। तो जितने के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो लिख दीजिए बस, 10 के, 5 के, 2 के, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देन उसके बाद जो भी नियरेस्ट 10 का मल्टीपल होगा वहां पे राउंड ऑफ हो जाए। ठीक है ना सर, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है, मैं फिर से कर देता हूँ। इक्वल्स टू एम राउंड, एम राउंड। पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, टैब बटन भी दबा देंगे तो चल जाएगा, या डबल क्लिक कर दीजिए माउस से। फिर उसके बाद उसने पूछा नंबर, किस नंबर का राउंड ऑफ करना है, तो मैंने वो नंबर सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाया, उसने पूछा कितने के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, वो मैंने टाइप कर दिया 10, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब फॉर्मूला पूरा हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर, इसके थ्रू ये राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर से ड्रैग करने के लिए मैंने इसके पर डबल क्लिक कर दिया, तो नीचे ड्रैग हो गया था। ये शीट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा करने के। इसके बाद है टोटल स्टेट रेवेन्यू। टोटल स्टेट रेवेन्यू का मतलब क्या है कि मुझे ये जाननी है, अभी तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेट रेवेन्यू पता चल रही है, लेकिन मुझे टोटल जाननी है, टोटल रेवेन्यू जाननी है पूरी इंडिया की। तो वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल्स टू सम। सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब की बार मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना कभी कभार माउस चलाने में थोड़ी सी कभी कभी सिलेक्शन करने में दिक्कत आ जाती है। तो इसका एक और तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट। और ये ऐसा तरीका है जो 3 दिन तक रिपीट होता रहेगा और इसमें मजा भी आएगा। तो आपको नीचे तक सेलेक्ट करना है, तो एक शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट, जैसे एक सेलेक्ट कर दिया आपने, और करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। सेलेक्ट कर दिया तो नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगा, माउस से ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। कैसे करा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नीचे पहुंचाना है तो डाउन एरो, लेफ्ट में पहुंचाना तो राइट लेफ्ट एरो, और राइट में पहुंचाना तो राइट एरो। तो जो 4 एरो होते हैं हमारे लैपटॉप में, उन एरोस के थ्रू हम ये कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ गया।
मुझे ये जानना है कि जो ये रेवेन्यू हो रही है इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां हो रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सी है, मैक्सिमम रेवेन्यू। अब ढूंढना मुश्किल है सर। देखिएगा अगर मैं इसमें बोलता हूं कि इसमें सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू ढूंढिए तो इसमें वक्त लगेगा। तो मुझे ये जानना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैक्स। सिंपल एक फॉर्मूला मैक्स। मैक्स का फॉर्मूला लगाया और ब्रैकेट ओपन किया और उस रेंज को सेलेक्ट कर दिया जिस रेंज में वो डेटा है। सेम प्रोसेस, ऊपर गए, एक सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। फॉर्मूला के लिए देखने के लिए नीचे आ सकते हैं तो नीचे दिख जाएगा फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। इसी तरीके से अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू लगा के मिन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिन मिन मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लगा सकते हैं, मिन मिनिमम वैल्यू, और उसी पर्टिकुलर रेंज को फिर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रेंज में पता करना है। दिस सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है ना सर। तो अभी यहीं पे रुक जाते हैं, मुझे ऐसा है कि रेस्ट की एक फीडबैक ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे करते हैं, है ना, उसके बाद आगे देख लेते हैं। ज्यादा